भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। सीमा विवाद पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन की बदली हुई रणनीति दिखी। अखबार ने लिखा, भारत चीन सीमा पर विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, अमेरिका भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, बाहरी देश दोनों देशों के संबंध प्रभावित नहीं कर सकते। पहले जी न्यूज पर अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी पर उनके बयान को लेकर केरल के मल्लापुरम में केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए। केरल के पलक्कड़ और मल्लापुरम में उलझ गई हथनी विनायकी के इंसाफ की लड़ाई। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस मामले में केरल सरकार पर मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप लगाया। विनायकी को अनानास में पटाखे खिलाकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस और वन विभाग ने एक आरोपी को पकड़ लिया। विनायकी हथनी को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। जी न्यूज की बड़ी कवरेज के बाद केरल सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। केरल में पिछले 1 साल में 70 हाथी मारे जा चुके हैं। केरल में कुछ समय पहले एक और हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाकर मार दिया गया था। केरल में विनायकी मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों का पुलिस अब तक कोई पता नहीं लगा पाई। हत्या के इस मामले में केरल पुलिस और वन विभाग ने मिलकर भी अभी तक बाकी आरोपियों को पकड़ा नहीं है। गिरफ्तार आरोपी पलक्कड़ जिले के चलिकल से गिरफ्तार किए गए। वो खेत में काम करते हैं। हत्या के इस मामले में खेत मालिक और उसके बेटे की तलाश की जा रही है। कोरोना पर दिल्ली सरकार ने अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी। सीएम केजरीवाल ने जानकारी छिपाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। अस्पतालों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। केजरीवाल ने कहा, गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 3 दिनों में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,334 हो गई। 10,315 लोग ठीक हो चुके हैं। 15,311 लोग अभी भी संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिलने का आरोप है। दिल्ली सरकार के ऐप में जगह होने के बावजूद लोगों को अस्पतालों में बेड मिलने में दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि बेड के लिए उन्हें एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई। 24 घंटे में कोरोना के 9,887 नए केस सामने आए। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर ही 294 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1,14,073 हो चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6,642 पर पहुंच गया। वहीं 1,15,942 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,36,657 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। देश में अभी तक 45,24,317 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनके सैंपल लिए गए। भारत में ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 48.20% पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 42,224 हुई। राज्य में अब तक 35,156 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 2,849 लोगों की जान गई। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,229 हुई। कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर खुद सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। इस दौरान वो अपने 8 से 10 समर्थकों से घिरे रहे। कई समर्थक ऐसे रहे जिन्हें मास्क या ग्लव्स तक नहीं लगाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता ये वीडियो वायरल हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि 8 जून को धर्मस्थानों को खोलने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हर धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़ाने के सभी उपाय किए जाएंगे। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई। अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने एहतियातन अपने 21 विधायकों को अंबाजी रिजॉर्ट में ठहराया। अब तक कांग्रेस के 8 एमएलए इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव 19 जून को होने हैं। 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक 1 के लिए यूपी का नोएडा भी तैयार। गौतम बुद्ध नगर जिले में डीएम सुहास एलवाई ने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही काम किया जाएगा, ये बात कही है। डीएम ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए तमाम गतिविधियां शुरू की जाएंगी। डीएम ने जनता से भी नियमों का पालन करने की अपील की।
नोएडा में 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं करने का आरोप लगा। परिवार का आरोप है कि सुबह से शाम तक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं किया, जिसके बाद महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। प्रेग्नेंट महिला की मौत की जांच के लिए जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। एडीएम वित्त के नेतृत्व में बनी इस टीम में सीएमओ और एक महिला डॉक्टर को शामिल किया गया। सीएमओ दीपक ओहरी ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए अब केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई। केंद्र की ओर से अपर सचिव मृत्युंजय कुमार सिंह ने उनके नेतृत्व में एक टीम ने कानपुर का दौरा किया। टीम ने शहर के अस्पतालों का निरीक्षण करने के साथ ही नगर निगम की ओर से बनाए गए कंट्रोल रूम से भी रिपोर्ट ली। लॉकडाउन के दौरान पंजाब में हुई अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रैकेट के मामले की जांच अब 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन का ऐलान किया। एसआईटी का नेतृत्व जल संसाधन मंत्री सुखविंदर सरकारिया करेंगे। देश भर में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की तैयारियां भी जोरों पर। केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन माता वैष्णो देवी की यात्रा जून के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। श्रद्धालुओं के लिए हर 3 किलोमीटर पर सैनिटाइजर का इंतजाम किया जा रहा है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को किराए के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। श्रद्धालुओं को कटरा से सांझी छत पर ले जाने वाली हेलीकॉप्टर कंपनियों ने अपने किराए में 65% तक की बढ़ोतरी कर दी है। पहले प्रति सवारी एक तरफ का किराया 1045 रुपए था, जिसे अब 1730 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली दंगों का आरोपी फैजल फारूकी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक उसके दिल्ली में 3 बड़े प्राइवेट स्कूल हैं। दंगों के वक्त फंडिंग करवाने का जिम्मा फैजल फारूकी के पास था। फैजल फारूकी के राजधानी स्कूल की छत पर बड़ी गुलेल लगाकर दंगाइयों ने उसे अपने बेस रूप में इस्तेमाल किया था। ताजमहल देखने के लिए भारत आए फ्रांस और नॉर्वे के 3 नागरिक पिछले करीब 2.5 महीने से आगरा में फंसे हुए हैं। ये पर्यटक 24 मार्च को आगरा के होटल में पहुंचे थे। उसी दौरान देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तीनों पर्यटकों ने होटल स्टाफ और पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। निसर्ग चक्रवात से नुकसान की भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। निसर्ग चक्रवात से राज्य में 6 लोगों की जान गई और 14 जिलों में लाखों घरों को नुकसान पहुंचा। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान पहले ही किया गया था। निसर्ग तूफान भले ही टल गया हो, लेकिन गुजरात के कई हिस्सों में अभी भी उसका असर बना हुआ है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई जगहों पर बारिश से सड़कें भी खराब हो गई। उत्तराखंड सरकार गैरसैंण को ई विधानसभा बनाने जा रही है। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन कामकाज पर जोर दिया। साथ ही सभी दफ्तरों को भी ऑनलाइन कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी कामों को निपटाने के लिए तय समय सीमा में खत्म करने पर भी जोर दिया। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्या मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए रईस अहमद और आसिफ रज पर 25,000 रुपए का इनाम था। इन लोगों पर हत्या आरोपियों को शह देने और नेपाल पहुंचाने में मदद करने का आरोप है। कमलेश तिवारी की 18 अक्टूबर 2009 को उनके घर पर हत्या की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रयागराज में दबंगई दिखाने वाले एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था। मामले का सीएम ने संज्ञान लिया था, कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एसएसपी ने आरोपी एसआई को सस्पेंड कर दिया। एसआई पर जीप से सब्जी कुचलवाने का आरोप। कुछ घंटों की बरसात में ही राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच हॉस्पिटल यानी पानी पानी हो चुका है। अस्पताल परिसर के साथ ही बारिश का पानी वार्डों में घुस गया। इसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई मरीजों के कपड़े और दवाइयां बरसाती पानी में खराब हो गई। जयपुर में हुई हल्की बारिश में ही बिजली विभाग के दफ्तर का शेड टूट गया, जिससे बारिश का सारा पानी अंदर भर गया। पुराने पावर हाउस में बने इस दफ्तर में पानी भरने से कई जरूरी दस्तावेज भीगकर खराब हो गए और कई रिकॉर्ड्स भी नष्ट हो गए। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस घटिया निर्माण की अफसरों से शिकायत की। पंजाब के मोगा जिले में ट्रक के नीचे आने से 19 साल के एक लड़की की मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त लोगों के घरों में काम करने जा रही थी मां बेटी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में एसएलपी दायर की है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दायर की गई एसएलपी में सहायक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अपील की गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच में दायर याचिका में विभाग ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक की अपील की। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती चल रही है। यूपी के अमेठी में विज्ञान की एक सरकारी शिक्षिका पर अलग अलग जिलों में ज्वाइन कर 13 महीने से 1 करोड़ रुपए की सैलरी लेने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका ने अमेठी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ज्वाइन किया। इस दौरान उसे नियमित रूप से वेतन भी मिला। बाद में जांच में पता चला कि उस शिक्षिका के नाम पर 10 जिलों में भी वेतन निकाला गया। यूपी के गोंडा में भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ। मनरेगा स्कीम में करोड़ों के फर्जी बिल लगाए गए थे, लेकिन बड़े अधिकारी की नजर पड़ते ही बड़ा घोटाला होने से बच गया। एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से एपीओ को हटा दिया। बीडीओ समेत 4 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। यूपी के मिर्जापुर जिले में बारिश के बीच एक मकान का छज्जा ढह गया। मलबे के नीचे से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर देखकर उन्हें वाराणसी में रेफर कर दिया गया। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले बच्चे ने एक नया इतिहास बना दिया। 10 साल के अवि शर्मा ने रामायण सीरियल देखकर अपने ही शब्दों में सरल भाषा में रामायण की नए सिरे से रचना कर दी, जिससे आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी भगवान राम के पावन चरित्र, त्याग और उनके समर्पण को समझ सके। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार सफल ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बलों ने अब आतंकी समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी समर्थकों की सूची रिवाइज की है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में करीब 135 आतंकी समर्थकों के नाम शामिल किए गए, जिन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा के सिरसा जिले में कई जगहों पर खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर चिपकाए गए। जिले के कालावाली इलाके के गुरुद्वारे और मंदिर समेत कई जगहों पर ये पोस्टर्स चिपकाए गए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने सारे पोस्टर्स हटवा दिए। डीएसपी राजेश कुमार चेची इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए दोषियों का सुराग निकालने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 25 वर्षों से पक्की सड़क को तरस रहे हैं लोग। पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को सड़क तक पहुंचने के लिए आज भी लोग पालकी और कंधे पर उठाने को मजबूर हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से सड़क को पक्का करने की गुहार लगाई। राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाली नंबी जोधा बनी अनोखी शूटर मोबाइल के रिवर्स कैमरे में देखकर वो पीछे रखी चीजों पर निशाना लगा देती हैं। नंबी के मुताबिक बचपन में उन्हें दादा ने निशानेबाजी की कला सिखाई थी। उसके बाद पिता और फिर पति ने निशानेबाजी को आगे बढ़ाने में साथ दिया। लॉकडाउन में लगातार अभ्यास करके उल्टा निशाना लगाना सीखा। यूपी के पीलीभीत में एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। इसके बाद काफी देर तक सड़क पर आवागमन बंद रहा। कई लोग इस दौरान बाघ की चहलकदमी का वीडियो बनाते नजर आए। ये तस्वीरें पीलीभीत के माधो टांडा रोड पर माला रेंज की हैं। सूचना मिलने पर पहुंचे वनकर्मियों ने किसी तरह बाघ को वापस जंगल में भेजा, जिसके बाद आवागमन दोबारा से शुरू हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ा। पिटाई करने वाली बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हरकत के नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.